लेक्चर 3 HAS प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। हमने बात की थी मनी सप्लाई के बारे में, उसको अब कंटिन्यू करेंगे। जो आज का लेक्चर है वो मनी सप्लाई का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम मनी सप्लाई एग्रीगेट्स डिस्कस करेंगे। अब अगले लेक्चर में जीडीपी का चैप्टर होगा और वो कंप्लीट वीडियो आएगी, कंप्लीट चैप्टर हम उसमें डिस्कस करेंगे। सो मनी सप्लाई एग्रीगेट्स में क्या है कि हमने एक चीज देखा कि मनी सप्लाई नाम की एक चीज होती है ना, एक चीज है कि मनी सप्लाई नाम की एक चीज रहती है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, मनी सप्लाई में हमने देखा था कि करेंसी आते हैं, डिपॉजिट्स आते हैं, वो सारी चीज हमने देख ली हुई है ना। अगर किसी को नहीं पता तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। अब मनी सप्लाई में आपने याद रखना है कि व्हाई टू स्टडी मनी सप्लाई। पहली चीज तो अगर हम थोड़ी सी बात करें, बहुत ज्यादा मीन्स में डिटेल में नहीं जाऊंगा, व्हाई टू स्टडी मनी सप्लाई। इसमें एक चीज ये आती है कि भाई जब हमें लिक्विडिटी का पता होएगा ना, लिक्विडिटी को चेक करने के लिए कि कितने की मार्केट में कितनी की लिक्विडिटी है, उसको चेक करने के लिए हम बात करते हैं। जब हम लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमें एक जो इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलती है और बढ़िया चीज क्या मिलेगी कि लिक्विडिटी कितनी है और कितनी नहीं है, उससे हमें बेनिफिट होता है। कौन सा बेनिफिट होगा? नंबर 1, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो किस तरह की पॉलिसी बननी चाहिए वो हमें पता चलेगी। नंबर 2, अगर ग्रोथ कम है या फिर ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ग्रोथ कितनी हमें करनी है और कितने पैसे मार्केट में डालिए वो भी हमें यहां से पता चलते हैं। इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी वजह से हमने कुछ एग्रीगेट्स बनाए हैं, जैसे M1 हो गया, M2 हो गया, M3 हो गया और M4 हो गया। अब इसमें से लिक्विडिटी सब में किसमें सबसे ज्यादा होती है? M1 में होती है, M2 में होती है, M3 या M4 में, वो हम देखेंगे। और एक नैरो मनी और ब्रॉड मनी का भी कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। अब सबसे पहले हम राजी M1 की बात करेंगे। देखो M1 में हम बोलते हैं कि ये सबसे ज्यादा लिक्विड है, मतलब इसमें सबसे ज्यादा लिक्विड का मतलब कि आपने अगर कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो अगर आपके पास ये वाले पैसे हैं, अगर ये वाली चीजें हैं आपके पास में, तो वो आपको इजीली मिल जाएंगे और वो बड़ी हाईली लिक्विड है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इसमें प्रॉपर्टी भी अपनी डाल देनी है, अपनी एफडीज भी डाल देनी है, अपनी और चीजें भी डाल देनी है, ऐसा नहीं हमने करना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लिक्विड है। मोर लिक्विडिटी हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं और M1 को हम बोलते हैं मोर लिक्विड, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी M1 में। अब इसमें आता क्या क्या वो क्वेश्चन आता है। सबसे पहली चीज करेंसी इन सर्कुलेशन, ठीक है। करेंसी इन सर्कुलेशन का मतलब हो गया जो करेंसी आपके पास में है, आपके पास में कैश हो गया, कॉइन्स हो गए, है ना। इसको याद रखना और नोट्स बनाने बड़े अच्छे वे से। करेंसी इन पब्लिक मतलब करेंसी सर्कुलेशन, चाहे वो कैश है चाहे वो कॉइन्स है, जो आपके पास है, जो हमारे पास है, सबके पास है ना। नंबर 1 तो ये होता है। नंबर 2 अगर हम यहाँ पे देखें तो आपकी यहाँ पे आते हैं डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट है जो आप बैंक से कभी भी डिमांड कर सकते हो, भाई मेरी डिपॉजिट से मुझे पैसा दे दे वापस, ठीक है कि नहीं। अब नंबर 3, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, ठीक है। तो ये तीन चीजें हमारी किसमें आती है? M1 में इंक्लूड होती हैं, जिसको हम बोलते हैं सबसे ज्यादा लिक्विड। आपके सामने है अदर डिपॉजिट विद आरबीआई का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी डिपॉजिट्स जो आरबीआई के साथ में है और जो डिमांड कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, जैसे कोई इंटरनेशनल कोई भी यूनियन है या फिर कोई भी चीज है, ठीक है। तो उसके अगर कोई पैसा पड़ा है आरबीआई के पास में तो उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो कभी भी वो डिमांड कर सकते हो। इसी वजह से हमने इसको कहां पे रखते हैं? M1 में, जो कि हाईली क्या होता है? लिक्विड होता है। और हाईली लिक्विड का मतलब कि आपको वेट करने की जरूरत नहीं, आप पैसे निकालो और ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर दो। तो M1 तो ये चीज होगी। अब हम बात करेंगे ना जी M2 के बारे में कि M2 में क्या चीज आती है। M1 आएगा प्लस सेविंग्स आएंगे, आपकी सेविंग अकाउंट आएगा आपका, ये हिल रहा है एक सेकंड, सेविंग अकाउंट आएगा आपका। और सेविंग अकाउंट कौन सा आएगा? पोस्ट ऑफिस वाला। इस चीज को आपने बड़े ध्यान से समझ लेना और याद रखना है, ठीक है, कि M2 में क्या चीज आती है? M1 प्लस सेविंग अकाउंट आता है, कौन सा? पोस्ट ऑफिस वाला, यहाँ पे इंक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखो कि जब हमने यहाँ पे सेविंग अकाउंट मतलब पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट क्या कर दिया, वहां पे क्लियर कर दिया, है ना। तो यहाँ पे एक चीज आती है कि इनकी ना एक लिमिट होती है कि भाई आप इतने पैसे निकलवा सकते हो। तो मतलब क्या है कि M1 से जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे M4 तक, M1, M2, M3, फिर M4 आ रहा है, तो लिक्विडिटी का जो मार्जिन है वो क्या होता जाएगा? वो कम होता जाएगा। तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कहां पे है? M1 में। M2 में उससे कम लिक्विडिटी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। आई होप ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं हम राजे M3 की कि M3 में क्या आता है। M3 में राजे आता है M1। आप सोचोगे कि M2 क्यों नहीं लिखा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो M3 में M1 आता है और आते हैं हमारे, यहां पे हमने लिखा था सेविंग अकाउंट, लेकिन यहां पे हमारे आएंगे टाइम डिपॉजिट्स। यहां पे हमारे आएंगे टाइम डिपॉजिट्स, और कौन से वाले? पोस्ट ऑफिस वाले। ये भी चीज आपने याद रखनी है कि भाई M3 में जब हम लिक्विडिटी चेक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अब देखो टाइम डिपॉजिट कि कुछ फिक्स टाइम के लिए वहां पे उस चीज को रखना पड़ेगा। तो इससे मतलब क्या है? कुछ फिक्स टाइम के लिए उस चीज को वहां पे रखना पड़ेगा, तो लिक्विडिटी और डिप होती जा रही है और कम होती है। अब बात करेंगे M4 के बारे में। M4 में जी क्या आता है? M4 में चीज आती है M3, ठीक है। M4 में चीज क्या आती है? M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स, याद रखनी है चीज,
प्लस टोटल डिपॉजिट्स, और ये कौन से वाले, सेम पोस्ट ऑफिस वाले जितने भी डिपॉजिट्स हैं हम इसमें उसको इंक्लूड कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें टाइम भी आ गया, उसमें हर एक चीज उसमें इंक्लूड होने लगी, तो मतलब क्या है, लिक्विडिटी और भी ज्यादा क्या होती जा रही है, यहाँ पे कम होती जा रही है। तो M1 सबसे ज्यादा लिक्विड हो गया, M2 उससे कम लिक्विड, M3 उससे भी कम लिक्विड, और M4 उससे भी कम लिक्विड हमें पता लगता है कि उससे भी कम लिक्विड हो जाता है। अब इसमें एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया कि जब हम टोटल डिपॉजिट्स की पोस्ट ऑफिस के साथ में बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई बार कुछ योजनाएं निकालती है, जैसे कि किसान विकास पत्र योजना, है ना, आपको पता होगा कि किसान विकास पत्र योजना एक करके आई हुई है, या फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम्स। तो आपने याद रखना है कि ये वाले जो टोटल डिपॉजिट्स हम काउंट करते हैं, इसमें ये वाली चीज नहीं इंक्लूड होती, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट, ये एक्सेप्शन है कि ये वाली चीज को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते, ये वाली एक्सेप्शन है। आपने यहाँ पे, मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, नोट्स बनाते हुए भी आपने यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना है कि एक्सेप्ट किसान विकास पत्र और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो स्कीम है वो इसमें इंक्लूड नहीं होती। अब हमने क्या क्या सीखा भाई, M1 बहुत ज्यादा लिक्विडिटी, M2 उससे कम, M3 उससे कम, M4 उससे कम, मतलब M1 में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी हमें देखने को मिलती है। और मैंने आपको इसका एक सिग्निफिकेंस भी बताया। सिग्निफिकेंस क्या रहता है कि हम लिक्विडिटी को क्यों चेक करते हैं, इन्फ्लेशन है मार्केट में, रिसेशन आया हुआ है, ग्रोथ करवानी है मार्केट में, या कुछ भी करना है, तो हमें क्या चीज की हेल्प लेनी पड़ेगी, हमें एग्रीगेट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर हमें चीजों के बारे में पता होगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी चीजों के बारे में, तो एक अच्छे वे से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो पॉलिसी बना सकती है, और उसको पता रहेगा कि भाई क्या चीज करनी है हमने और क्या चीज नहीं करनी। अब इसमें एक और जो कॉन्सेप्ट आता रहे इन सभी चीजों में, तो कौन सी ब्रॉड मनी और कौन सी नैरो मनी है। अब आपको दिख रहा होगा कि भाई इसमें काफी ज्यादा चीजें इंक्लूड होनी स्टार्ट हो जाती है। M1 में टाइम डिपॉजिट भी इंक्लूड कर दिया, M3 में, और M4 में सारे डिपॉजिट्स भी हमने इंक्लूड कर दिए, और M3 को भी साथ में इंक्लूड कर दिया। तो इसी वजह से M3 को और M4 को, ये वाली जो चीज है हमारी M3 और M4 को हम बोलते हैं ब्रॉड मनी, ठीक है जी। तो हम कौन सी मनी बोलते हैं, ब्रॉड मनी बोलते हैं। और ये वाली जो चीज है M1 और M2, M1 प्लस नहीं, M1 और M1 एंड M2, हम इस चीज को क्या बोलेंगे, नैरो मनी, ठीक है जी। तो ये चीज आपने प्रॉपर तरीके से क्या रखनी है, याद रखनी है। इस चीज के बारे में क्वेश्चन आता है जर्नल, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो हो गया M1, M2, M3 और M4 के बारे में। अब हम करेंगे M0। M0 क्या है उसके बारे में हमें पता होना। देखते हैं M0 के बारे में। अब M0 क्या चीज है, M0 को हम राजे बोलते हैं हाई पावर्ड मनी, ठीक है। हाई पावर्ड मनी हम किसको बोलते हैं, M0 को। और रिजर्व मनी भी इसको बोला जाता है, रिजर्व मनी। क्योंकि ये चीज पता कैसे चलती है कि भाई M0 है जो, वो हाई पावर्ड मनी है या फिर रिजर्व मनी है, इसको इस वजह से बोला जाता है क्योंकि इसमें काफी ज्यादा पावर है। क्योंकि ये क्या करती है, सेंट्रल बैंक के अकॉर्डिंगली क्या करती है, रूल करती है। तो आरबीआई को आपने याद रखना है, यहाँ पे सेंट्रल बैंक कोई भी जो भी चीजें, देखो दो चीजें होती हैं, वन इज एसेट, सेकंड इज लायबिलिटी। तो आपने याद रखना है जितनी भी सेंट्रल बैंक की लायबिलिटी है, जो भी सेंट्रल बैंक की लायबिलिटी है, हम उस चीज को क्या बोलते हैं, हाई पावर्ड मनी और रिजर्व मनी। और सेंट्रल बैंक की लायबिलिटी क्या है, पहली चीज करेंसी इन सर्कुलेशन इज द लायबिलिटी ऑफ आरबीआई। क्यों, उस पे लिखा रहता है मैं धारक को वादा करता हूं कि भाई इतने पैसे दूंगा। अगर आपसे कोई 10 रुपए का या 100 रुपए का 2000 का नोट नहीं ले रहा, तो आप आरबीआई के पास में जा सकते हो कि वो मुझसे नहीं ले रहा, तो वो आरबीआई की क्या है, लायबिलिटी है कि भाई वो आपको चला के देगा या फिर आपको पैसे देगा या कुछ भी जो भी आपको चाहिए होगा। तो करेंसी इन सर्कुलेशन हो गया। नंबर 2 अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स का मतलब क्या है, जैसे सपोज कर लो CRR हो गया, है ना, कोई भी ऐसी चीज जो कि बैंक ने उसके साथ में जमा करवा दी। बैंक ने कोई पैसे उसके पास वैसे पड़े थे और उसने क्या किया कि चलो हम ऐसे करते हैं कि भाई बैंक को लगा कि भाई रिजर्व रेपो जो रेट है उसके जरिए मुझे पैसे आते रहेंगे, तो मैं डिपॉजिट करवा देता हूँ आरबीआई के साथ में। तो वो कभी भी डिमांड कर सकता है क्योंकि पैसा किसका है, उसका। तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, हाई पावर्ड मनी। और ये M0 की हेल्प से ही जो हमारी आरबीआई है या फिर सेंट्रल बैंक है, वो जो पैसे है वो क्रिएट करता है, ठीक है। तो आपने इस चीज को याद रखना है, M0 इज नथिंग बट दी हाई पावर्ड मनी। और ये हम किस तरह से कंडक्ट करती है, सेंट्रल बैंक या फिर आरबीआई को दिमाग में रखकर कि भाई ये चीज क्या करेगा। तो ये चीज को आपने अच्छे वे से समझना है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब जो अगला लेक्चर आएगा वो बड़ा आएगा, ठीक है। सो अगले लेक्चर आने तक टिल द टाइम रिवाइज योर नोट्स और थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक।